ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज बात करते हैं सियाराम शरण गुप्त जी की। 20वीं सदी में वैदिक युग का मॉडल कहे जाने वाले सियाराम शरण गुप्त का जन्म सन 1895 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ और ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के अनुज थे। इनका काव्य भारतीय जनमानस में बसे चिंतन, मनन, आस्था, विश्वास और गांधीवादी आदर्शों से अनुप्राणित है। गांधी दर्शन के अनूठे व्याख्याता होने के कारण इन्हें हिंदी साहित्य के बापू की उपाधि दी। मौर्य विजय, अनाथ, दूर्वादल, विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, मृण्मयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी, नोआखिली, नकुल, जय हिंद, अमृत पुत्र इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। सियाराम शरण के जीवन के विषय में कुछ अगर दृष्टिपात करें तो इन्होंने अपने व्यक्तित्व और लेखन से हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान अर्जित किया और क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित रहे तो इनके काव्य में वो विचारधारा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। ये गतानुगतिक नहीं थे, अपना मार्ग स्वयं चुनते थे, किसी के भी बताए हुए मार्ग पर ये कभी चले नहीं। तो 1952 में 19 संवत को जन्म लेने वाले जो सियाराम शरण जी हैं, उनका वंश कनकने नाम से प्रख्यात रहा है। कनकने शब्द की उत्पत्ति राजस्थान के कणकणा शब्द से मानी जाती है। इस ध्वनि से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कुनकुने या नाराज होने की बात है। तो कनकने वंश के ही राघव जी कनकने सर्वप्रथम चिरगांव आए थे और सियाराम शरण जी के पिता श्री रामचरण जी बहुत ही उदार स्वभाव के थे। ये वैष्णव के परम भक्त थे और अपना अधिकांश समय पूजा पाठ, भजन, कीर्तन इसमें व्यतीत करते थे। बहुत बड़े जमींदार थे। सियाराम शरण जी ने स्वयं अपने पिता के बारे में लिखा है कि जब तक मेरे छोटे काका जी छोटे थे तब तक पिताजी घर का कुछ कामकाज करते भी थे। मुख्यतः लेन देन का ही काम करते थे। मकान और दुकान भी बहुत से यहाँ और झांसी में थे। छोटे काका जी जब काम करने योग्य हुए तब पिताजी ने काम छोड़ दिया। वे उन्हें सम्मति दिया करते थे, वह सम्मति अनुमोदन के रूप में ही हुआ करती थी। वे स्वजनों की रुचि का विशेष ध्यान रखते थे। मुंशी अजमेरी जी ने कवि के पिता के बारे में लिखा है कि सेठ रामचरण कनकने हमारे यहाँ के बड़े आदमी थे। जैसा बड़ा उनका मकान का फाटक वैसा ही बड़ा उनका मकान और घी का गोदाम था। उनके यहाँ रथ, सेज गाड़ी, बड़ी मझोली और कई प्रकार की बग्गियां थी। बैल, घोड़े, ऊंट, हथियार और सिपाही भी थे। बहुत से नौकर चाकर थे। ओरछा और दतिया के महाराजाओं से उनका मेल था। बहुत ही उदार और रईस मिजाज के आदमी थे। तो इन सबसे पता चलता है कि रामचरण उस समय के नामी ग्रामी हस्ती में आते थे। कवि ने अपने पिता के विषय में स्वयं लिखा है कि पिताजी रात रहते ही उठकर प्रातः राम नाम स्मरण करते थे और फिर हम लोगों को जगाकर नाम महिमा याद कराते थे, फिर ध्रुव की कथा सुनाते थे। इसी प्रकार प्रसंगानुसार और भी बहुत सारी कथाएं कहते थे। तो सियाराम शरण जी पर उनके पिताजी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उनके संस्कारों से वो हमेशा परिष्कृत होते रहे। इन सबसे ज्ञात होता है कि पिताजी ने अपने जीवन में हरि नाम को विशेष महत्व दिया। रामचरण जी का लेन देन चिरगांव से लेकर झांसी तक फैला हुआ था और रामचरण जी अपने उदार स्वभाव के कारण कभी कभी निर्धन व्यक्तियों की सहायता के लिए अनायास ही सहायता करने के लिए दौड़ पड़ते थे और कभी कभी निर्धन व्यक्ति से अपना ऋण भी नहीं लेते थे। रामचरण जी के पास कभी कभी एक वृद्धा महाराष्ट्री ब्राह्मणी और उनके पास आया करती थी और जब कभी रामचरण जी वहां जाते थे तो उनके पास आकर भोजन के लिए आमंत्रित किया करती थी। एक बार रामचरण जी ने उस वृद्धा से मंतव्य जानना चाहा तब उस वृद्धा ब्राह्मणी ने बताया कि मेरे ऊपर इनकी दुकान के कई 100 रुपयों का ऋण है और वह रुपए उस समय देने में असमर्थ है। अतः उसके घर रामचरण जी एक दिन जाकर भोजन कर लेंगे तो वह उनके ऋण को मुक्त समझेंगे।
अपने को ऋण मुक्त समझेगी। तब रामचरण जी ने उस वृद्धा की बातों को सुनकर कहा कि तुम्हारा निर्णय हो चुका है और ऋण मुक्ति मिल गई है। अन्य अनेक समर्थ व्यक्तियों को भी उन्होंने ऋण मुक्त किया। तो इस प्रकार रामचरण जी एक उदार स्वभाव के व्यक्ति थे और अपने उदार स्वभाव से हर किसी के हृदय को जीत लेते थे। और इसके बाद जो इनकी घटनाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे ये पता चलता है कि वो कैसे स्वभाव के थे। तो रामचरण जी बहुत ही दयालु स्वभाव के रहे हैं और ये जो दया भाव है ये उनके जीवन में देखने के लिए मिलता है। झांसी में इस झांसी में ही नहीं रह गया बल्कि उस समय जो रामचरण जी हैं उन्होंने इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोगों के आंसू पोंछे, उनको ऋण मुक्त किया और उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों को उन्होंने मतलब कि ऋण से मुक्ति प्रदान की। और ये बात कही कि जो उनके पास इतनी धन संपदा है, इतना कुछ है, वो उसके द्वारा जितना जिसका परोपकार कर सकते हैं वो करते थे। रामचरण जी के दरबार में सबका आदर होता था, उसका कारण उनकी उदारता थी। अजमेरी जी को जन्म से जो कि जन्म से मुस्लिम थे, उनको अपना छठा पुत्र मानते थे और अजमेरी जी के बारे में कहा करते थे कि वह तो परम वैष्णव है। महादेवी वर्मा जी ने भी लिखा है कि उनकी वर्ण व्यवस्था में आस्था यदि एक युग की धरोहर थी तो मुस्लिम बालक अजमेरी के छठा पुत्र मान लेने पर दूसरे युग का वर्णन है। तो उनके पिता रामचरण जी दीपावली पर संवत 1960 को दिवंगत हो गए और सियाराम चरण जी को पिता का स्नेह केवल 8 वर्ष की उम्र में। सियाराम चरण की माता काशीबाई जी थी और ये अपने पति के समान ही बहुत ही पूजा पाठी और नियमानुसार कार्य करना अपना परम कर्तव्य समझती थी। वे परम सात्विक थी और एक बार वे वृंदावन में सरोवर स्नान के लिए गई और वहीं पर सरोवर में इनका पैर फिसल गया और ये पानी में जा गिरी और इन लोगों ने बचा लिया, पर पानी पेट में भरने के कारण इनको भयंकर रोग हुआ, जिसके कारण ये सन 1905 ईस्वी में रामनवमी के दिन चिन्ह ग्राम चले। और इस प्रकार इनका स्नेह सियाराम शरण जी को केवल 10 वर्ष तक ही मिल सका। तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई मैथिली शरण गुप्त जी ने किया और उन्होंने माता पिता की कमी कभी भी अपने भाई को महसूस नहीं होने दी। कवि का व्यक्तित्व अग्रज के स्नेह की छाया में विकसित होता रहा और इसीलिए कवि के ऊपर अग्रज का विशेष प्रभाव पड़ा है। गुप्त जी के साथ साथ उनके पालन पोषण में मुंशी अजमेरी जी का भी योगदान रहा। अपनी बाल स्मृति के अनुसार सियाराम जी ने एक रोचक घटना का वर्णन किया है कि एक बालक सेल्स गाड़ी में बैठकर अपने पिता के साथ कहीं जा रहा था। उसके मन में क्या था कौन जाने। पिता ने अपने सामने से पंखा उठाकर एक ओर रखा कि बालक ने उसे फिर जहां का तहां रख दिया। एक बार हुआ, 2 बार हुआ और तीसरी बार फिर वही बात। तब पिता ने बालक को गहरी डांट लगा दी। बालक सहन न कर सका, कांपते हुए खड़े होकर उसने कहा, घर से तो फुसला फुसला कर लाए थे और अब यहाँ नाराज होते हैं। रोको गाड़ी, मैं उतर जाऊंगा। पिता ने कहा, रोक दो गाड़ी, उतारो इसे यहीं। गाड़ी जंगल में होकर जा रही थी। तब घोर निर्जन ही निर्जन था। दुख और क्रोध में सब कुछ भूलकर बालक वहीं उतर पड़ने के लिए तैयार हुआ और ऐसे समय साथ बैठे हुए अन्य युवक ने बालक को पकड़कर अपनी गोद में ले लिया। इसके आंसू पोंछे, पीठ थपथपाई, मदर सांत्वना दी। वह युवक और कोई नहीं, श्रद्धेय मुंशी जी राम राजमणि श्री अजमेरी थे और बालक इन पंक्तियों का यही लेखक। तो सियाराम शरण जी ने स्वयं लिखा है कि प्रारंभ में मैंने जो कुछ भी लिखा है वह सब अग्रज के प्रभाव और आशीर्वाद से लिखा है। प्रारंभ में ही उन हाथों का प्रसाद पाकर मेरी रचना कुछ की कुछ हो गई। यह प्रसाद निरंतर मुझे प्राप्त है। उनके श्री चरणों में मेरा नम्र प्रणाम है। इन सब पंक्तियों की सबसे बड़ी बात यही है। तो इन पंक्तियों के द्वारा अपने पूजनीय अग्रज का आभार व्यक्त किया है। साहित्य के क्षेत्र में वे अग्रज का सहयोग सदैव पाते रहे हैं और उनके अग्रज ने भी माता पिता और बड़े भाई तीनों का कर्तव्य स्नेहपूर्ण निभाया है। इनके अग्रज ने इनके विषय में लिखा है कि जो हो, मुझे एक सतीर्थ मिल जाने से संतोष ही हुआ है। जितना सहयोग मैं दे सकता था मैंने उन्हें दिया।
मेरे लिए इससे अधिक क्या संतोष होगा कि आज वह सहयोग हम दोनों में पारस्परिक हो गया है। तो एक बार सियाराम शरण जी ने कुछ गद्य साहित्य में लिखा, पर उनके दो मित्र उनका गद्य देखकर संतुष्ट नहीं हुए और उन्हें बहुत ज्यादा हतोत्साहित किया। पर अग्रज मैथिली चरण गुप्त जी ने उन्हें उत्साहित करते हुए कहा कि तुम्हें तनिक भी निराश होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे इन समीक्षकों में एक अपने मन से और दूसरा अपनी बुद्धि से विवश है। तो इस प्रकार उनके अग्रज ने पग पग पर इनका साथ दिया, बहुत सम्मान और आदर दिया। कभी कभी सैद्धांतिक मतभेद होने पर सियाराम शरण जी अपने अग्रज के सामने शांत रहते थे और यदि उनसे उनके विचार पूछे जाएं तो वे अपने विचार को प्रकट करने में संकोच भी नहीं करते थे। इस संबंध में गुप्त जी ने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कि कविता के संशोधन को लेकर ही नहीं, अन्य बातों में भी मेरे और सियाराम शरण के बीच मतभेद हो जाता था और यदा कदा विवाद भी हो जाता था। व्यवहारता भरसक वे मेरे मतानुकूल ही चलना चाहते हैं, यद्यपि पूछने पर अपना मत भी नहीं छिपाते। तो ये जो दोनों के बीच एक परस्पर घनिष्ठता है, वो प्रेम पूर्ण है और एक दूसरे के सुरक्षात्मक भावों से जुड़ी हुई है, एक दूसरे के सम्मान के भाव से जुड़ी हुई है। तो सियाराम शरण जी की पढ़ाई खिरगांव के प्राथमिक पाठशाला से प्रारंभ हुई थी और सियाराम शरण जी स्कूल जाने के लिए प्रातः काल उठ जाते थे, बिल्कुल सुबह उठ जाते थे। सुबह आचार और पूरी का कलेवा करके और पाठशाला चले जाते थे। दोपहर का भोजन अपने साथ में ले जाकर घर आने के लिए करते थे और संध्या को छुट्टी पाते ही घर आ जाते थे। और सियाराम शरण जी को भी सभी विषयों का बहुत अच्छा ज्ञान था, लेकिन गणित विषय में थोड़ा कमजोर थे। पंडित जी उनको रात में पढ़ाने के लिए आते थे और फिर उनको पढ़ने से छुट्टी नहीं मिल पाती। तो उन्होंने लिखा है अपने विषय में कि मदरसे में भी कभी कभी 4 हिसाबों में से 3 एक गलत निकल आते थे। भाषा एवं दूसरे विषयों के कारण ही मैं वहां अपनी प्रतिष्ठा बनाए था। और सियाराम शरण जी की स्मरण शक्ति तो बचपन से ही बहुत अच्छी थी। कम आयु में ही वो संस्कृत श्लोकों का जो है कंठस्थ अभ्यास किया करते थे। तो गुप्त जी ने अपनी स्कूली शिक्षा के विषय में लिखा है कि ना मैंने स्कूल देखा था और ना कॉलेज। स्कूल का परिचय मेरा इतना ही है कि एक या दो बार अनुज को कोई संदेश देने वहां तक जा पहुंचा था और वहां से सब कमरे देखने की इच्छा दबा देनी पड़ी थी। एक तो वैसे बड़ी इमारत और फिर कुर्सियों पर बैठे हुए मास्टर। न जाने क्यों मुझे पुलिस स्टेशन की याद आ गई, अतः वह देखना भी ना देखने के बराबर था। और ये स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय का सारा प्रकाश आज जैसे एक साथ मेरे ऊपर आकर पड़ा, जैसे मैं कुछ पा गया हूँ, ऐसा कुछ पा गया हूँ जो मेरा था, जो मेरे भीतर ही था, पर जिसे मैं भूल बैठा था। यह दिवस साहित्य में मेरे पुनर्जीवन का दिवस था। साधना का मूल मंत्र पाकर उस दिन मैंने अपने को दुगना सौभाग्यशाली समझा। मैंने देखा अग्रज ही एकमात्र गुरु नहीं है, अनुज श्री चारुशीला शरण गुप्त जो है वो भी, उनको भी मैं उसी आसन पर बैठा सकता हूँ। तो सियाराम शरण जी जैसे ही प्राइमरी की पढ़ाई समाप्त करते हैं, कुछ पारिवारिक कठिनाइयां आती हैं। दुकान झांसी में थी, कामकाज अचानक बंद हो जाता है। देख रेख करने वाला कोई भी व्यक्ति झांसी में नहीं था। तो उस समय छात्रावास का भी अभाव था और ये झांसी में भी नहीं पढ़ सके। तो इस प्रकार सियाराम शरण जी की प्राइमरी की पढ़ाई समाप्त करने के बाद घर में रहकर साहित्य सदन का कारोबार संभालने लगे और सियाराम शरण जी को अपनी विद्यालय की कम शिक्षा पर दुख नहीं था। एक बार उन्होंने फिर गांव में कहा था कि जब मैं पढ़ता था उस समय गांव में मिडिल स्कूल नहीं था, इसलिए यदि मुझे उसका प्रमाण पत्र मिल नहीं सका है तो उसके लिए मुझे दोष नहीं दिया जा सकता। जितना ज्ञान मुझे मिल सका उसी को अपना आधार मानकर एक दिन मैंने हाथों में लेखनी ले ली थी। तो इस प्रकार जितने भी वर्णन सियाराम शरण जी ने दिए हैं और जो भी कुछ अपने विषय में उन्होंने लिखा, बहुत कुछ लिखा है, अनेक स्थल पर लिखा है। तो उन सबसे पता चलता है कि पढ़ने का बहुत शौक था, स्वाध्याय का बहुत शौक था और जो पारिवारिक संस्कार हैं वो उनको बहुत पहले से बहुत अच्छे से मिले हैं, परिपक्व रहे हैं और इसी के साथ साथ उदार बना रहे हैं। उदार बना परिवार में इन्होंने जीवन दिया है और अपने भाई से, मैथिली शरण गुप्त जी से बहुत कुछ सीखा है और अपने छोटे भाई को, चारू शरण सिंह को भी इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। तो इनका जो जीवन है वो अपने आप में एक विशिष्ट
स्वरूप को धारण करता है, विशिष्ट रूप को धारण करता है। और जो एक जीवन का संघर्ष व्यक्ति के अंतर्गत होता है, वो जीवन का संघर्ष इनके जीवन में भी देखने के लिए मिलता है। बाल्यकाल की घटनाएं जो महात्मा गांधी के सैद्धांतिक भावों के समर्थन के रूप में उद्घाटित होती है, और उससे गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना का परिचय मिलता है कि एक बार लॉर्ड कर्जन झांसी ऊपर जा रहे थे, तो उनसे मिलने अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति आमंत्रित किए गए। उस समय सियाराम शरण जी बहुत छोटे थे। जब उन्होंने आग्रह किया तो उनके पिताजी ने वो ले गए अपने साथ में। जब झांसी के स्टेशन पर लॉर्ड कर्जन के हाथ मिलाने के लिए जाने लगे, तो सियाराम शरण जी ने उनको पकड़ लिया, तो रोने लगे और कुछ नहीं हुए, तो पर लॉर्ड कर्जन से हाथ नहीं मिला। तो सियाराम शरण जी का पारिवारिक जीवन अत्यधिक कष्टमय रहा, और उस समय सामाजिक रीति के अनुसार सियाराम शरण जी का बाल विवाह हुआ था, और उस समय उनकी आयु 8 वर्ष थी। इतनी कम आयु में उनका विवाह बाल विवाह हुआ। तो इस प्रकार इनका जो जीवन है अनेक संघर्षों से युक्त होते हुए भी इनके उदार स्वभाव को परिलक्षित करता है, इनकी कर्मठता को परिलक्षित करता है, और इनके साहित्य के प्रति जो प्रेम है उसे प्रदर्शित। अब देखिए तो सियाराम शरण गुप्त के काव्य में राष्ट्रीय चेतना के भाव बहुत अधिकता से मिलते हैं। और तो आगे अगर देखें तो जो सियाराम शरण जी हैं, उनका जो राष्ट्रीय चेतना उनके काव्य में दिखाई देती है, वो फूट कर भरी हुई है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई हैं, उन्हीं के साथ में उनके प्रभाव में रहे हैं। एक ये भी कारण है, परिवार की उदारता के संस्कार बचपन से ही इनमें थे, एक कारण ये भी है। और राष्ट्र के प्रति जो इनकी भावनाएं हैं वो अखंड हैं। मौर्य विजय 1914 ईस्वी नामक 3 सर्गों का जो ये खंड काव्य, इसमें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को आर्य जाति के गौरवशाली सम्राट के रूप में चित्रित किया गया है। और इस खंड काव्य में भारत के सांस्कृतिक गौरव, आध्यात्मिक उत्कर्ष एवं वैभवशाली संस्कृति का चित्रण मिलता है। वीर वीर ये भारतीय होते हैं कैसे, किसी देश के मनुष्य न देखे इनके जैसे। क्या ही उज्जवल गेय चरित इनके होते हैं, ग्रीकों का भी गर्व काई इनके होते हैं। तो कवि ने वीरों का गुणगान कर हतोत्साहित भारतीय जनता में एक नवीन शक्ति और स्फूर्ति का संचार किया है। कवि प्राचीन भारतीय संस्कृति को आदि संस्कृति मानते हुए भारतीय संस्कृति की सर्वोत्कृष्टता का गुणगान करते हैं। कहते हैं, साक्षी है इतिहास ही पहले जागे हैं, जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे। फिर एक बार है विश्व तुम गाओ भारत की विजय। इस खंड काव्य में कवि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शूरवीर योद्धा के शासन की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, भारत भूपति चंद्रगुप्त थे तेजधारी हैं, शासन उनका प्रजा वर्ग को भी सुखकारी। और कवि भारत की विजय कीर्ति विश्व में फैलाने का आह्वान करते हैं। इन्होंने अनाथ 1917 ईस्वी में लिखा लघुखंड काव्य है, और समाज द्वारा इसमें शोषित पीड़ित निर्धन जो व्यक्ति हैं उनकी करुण कथा का सामाजिक चित्रण किया गया है। कवि ने दीनहीन कृष्णों की करुण कथा का चित्रण करते हुए राम कृष्ण अर्जुन भीम आदि पौराणिक पात्रों का गौरवगान किया है। पशु तुल्य हम लाखों मनुज हा, जी रहे क्यों लोक में, जीते हुए भी मर रहे पढ़कर विषय कुछ। तो गांधीवादी होते हुए भी कहीं कहीं उनकी वाणी जो है उसमें प्रलय, क्रांति और विनाश के स्वर मुखरित हो जाते हैं। नई सृष्टि व नव मानवता के विकास के लिए जड़ एवं पुरातन मान्यताओं के विनाश से उन्हें गुरेज रही है। असफल कविता में कवि जनमानस में आत्मविश्वास की भावना भरते हुए दिखाई देते हैं। कहते हैं कि अविजय के इस नव जागरण में तेरी जय ही है आई, इस कुत्सित कुत्सा के भीतर तेरी स्तुति है छाई। तो कवि सेनानी को घातों प्रतिघातों को सहकर सेनानियों के आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं, और उनमें एक आत्मविश्वास जागृत करते हैं, और कहते हैं कि वो देश की सीमा पर खड़े हुए हैं
जो सेनानी हैं, कितने ही घात प्रतिघात उनको लगे, लेकिन उन्हें अपने रास्ते से पीछे नहीं हटना है, उन्हें आगे ही बढ़ते जाना है। तो मृणमयी की कविताओं में भी गांधीवादी अहिंसात्मक विचारधारा का एक व्यापक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। मिट्टी की महानता का गुणगान करते हैं वे, और बापू जो इनकी रचना है 1938 ईस्वी की। खंड काव्य में सियाराम शरण गुप्त ने बापू को विश्व मानवता का प्रतिरूप बताया है, जो ये बापू का खंड काव्य है। और इस खंड काव्य में भारतीय जनता की दीनहीन दशा का चित्रण, देश प्रेम व अंतरराष्ट्रीय प्रेम का चित्रण देखने को मिलता है। वसुधैव कुटुंबकम व विश्व बंधुत्व के दर्शन इस काव्य में होते हैं। कहते हैं, एक राष्ट्र है एक प्राण मन छिन्न भिन्न कर, सौ सौ बंधन अखिल विश्व में एक सूत्र बन अनायास उद्धृत है आज। और कवि राष्ट्र की विजय ध्वनि में विश्व शांति एवं विश्व बंधुत्व की विराट भावना को बढ़ते हुए कहते हैं, भारत है तेरी जय ध्वनि में, विश्व शांति की घोषणा सी है अग्नि में, तूने किया घोषित भुजा पसार, एक ही कुटुंब विश्व भार। तो ये इनकी जो कविताएं हैं, ये हर रूप में राष्ट्रीय की, प्रेम की, भक्ति की भावना से भरी हुई है। अमृतपुत्र में धर्म के ठेकेदार पुजारियों के पाखंड की आलोचना करते हैं, और सत्ता के लालचियों ने निष्कलंक यीशु जैसे व्यक्ति पर मिथ्या दोषारोपण कर उन्हें अपमानित कर मृत्यु दंड दिया था। कवि संकुचित साम्राज्यवादिता की भावना को त्यागने की बात करते हैं। सियाराम शरण गुप्त गांधीवादी राजनीतिक विचारधाराओं तथा राष्ट्रीयता की व्यापक भावना से ओतप्रोत रहे हैं, और उन्होंने अन्याय के प्रतिकार के लिए गांधी जी के द्वारा बताए गए अहिंसा के मार्ग को चुना, सर्वजन हिताय एवं मानवतावाद को अपना लक्ष्य बनाया, सरल निष्कपट एवं संवेदनशील व्यक्ति के रूप में साहित्य में पदार्पण किया। तो गुप्त जी का साहित्य भारतीय जनमानस के आस्था, विश्वास, चिंतन, मनन एवं गांधीवादी आदर्शों से अनुप्राणित है। वे राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक रहे हैं, और इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से भारतीय जनमानस में नवीन चेतना का संचार किया। तो इनका जो काव्य है वो वास्तव में राष्ट्रीय चेतना से होता है। इसके अतिरिक्त भी जो इनका काव्य है, साहित्य है, उसमें राष्ट्रीय भावनाओं के अतिरिक्त सांस्कृतिक भावनाएं, धार्मिक चेतनाएं, अनेक प्रकार का जो स्वरूप है वो देखने के लिए मिलता है। सियाराम शरण जी के काव्य में यदि सामाजिक चेतना की बात करें तो मौर्य विजय नामक जो इनका खंड काव्य है, उसमें तत्कालीन सामाजिक स्थिति का चित्रण किया गया है, और समाज में सुख शांति ही नहीं थी, लोग चरित्रवान थे, अकरणीय कार्य नहीं करते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, सबके विषय में एक सद्भाव विद्यमान था। तो राक्षसी वृत्ति का अभाव उस समय था। तो वो जो एक सम्मत भारत है, वो देश है, उसकी स्थिति रही है, सामाजिक स्थिति, उसे अभिव्यक्त करते हुए कवि ने इस स्थल पर कहा है कि सभी और इस समय यहाँ पर सुख ही सुख था, सब प्रसन्न थे, नहीं किसी को कोई दुष्चरित्रता नहीं देखने में आती थी, नहीं किसी की वृत्ति अकार्यों पर जाती, सब प्रेम सहित थे चाहते एक दूसरे को सदा, सद्भाव पद्म परिपूर्ण थे सबके मानस सदा, आर्योचित ही कार्य सभी कोई करते थे, रण क्षेत्र में नहीं काल से भी डरते थे, आलस्य अनुद्यम आदि का पता नहीं लगता कभी, हा देश समुन्नत विश्व में ऐसा कोई। तो भारतवर्ष की जो सामाजिक स्थिति उस समय थी और बहुत ही उन्नत थी, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर और इन पंक्तियों के द्वारा किया है। और एक स्थल पर जो मतलब समाज की ऐसी ही सांस्कृतिक स्थिति है, तो उनको भी बताते हैं कि बेगार में इस भांति यदि पकड़ा न जाता आज में, तो यह भयंकर यातना को हाय पाता आज में। यहाँ पर जो कवि ने वर्णन किया है, जो कहीं कहीं पर गुप्त जी ने अनाथ
ये खंड काव्य है जिसकी विधियां हैं ये। और इसमें जो तत्कालीन सामाजिकता है जिसके अंतर्गत वो बता रहे हैं कि बेगारी जो प्रथा है वो उस समय समाज में अपने चरम पर विद्यमान है और उसके कारण समाज में दुख भी था, दीनता भी थी, अत्याचार भी था, अन्याय का भी बोलबाला था और किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी। यदि कोई मोहन जैसा युवक अन्याय का प्रतिरोध करता था तो सिपाही और कारिंदे मार पीट कर उसकी दुर्दशा कर देते थे। तो वही जो भाव है वो इन पंक्तियों में कर रहा है कि बेगार में इस भांति यदि पकड़ा न जाता आज मैं तो यह भयंकर यातना क्यों आए पाता आज मैं। हमको पकड़ बेगार में जो लोग देते काम है अन्याय कैसा है कि वे देते न एक छदाम। लोग पसीना एक कर हम अन्न उपजाते यहाँ पर वही अपना अन्न ही क्या हम कभी पाते यहाँ। कुछ तो हड़प जाते हमारे सेठ साहूकार हैं बाकी बचे को छीन लेते भाई हमारे। तो यहाँ पर कवि ने उस समय की स्थिति का वर्णन किया है। व्यवस्थित रूप में भले ही समाज एक सही परिपाटी के रूप में देखने के लिए मिलता था पर सामान्य जनता है उसका शोषण उस समय में नहीं था। मोहन को सिपाही जब बेगार के लिए पकड़ लेते हैं और वह इस बेगार का प्रतिवाद करता है तो सिपाही उसके साथ कैसा व्यवहार करता है वो कहते हैं। बोला सिपाही गरज कर क्या मौत आई है अरे क्यों आज मेरे हाथ से मरना चला है अब मेरे। बदजात यह गाली किसे तू दे रहा था बोल तो तू बक रहा था क्या अभी फिर भी जरा नहीं तो इस प्रकार का जो ये शब्द उन्होंने यहाँ पर और जो एक भाषा का भाव उन्होंने यहाँ पर प्रयुक्त किया है वो जो एक स्थिति है उसकी स्वाभाविकता को लाने के लिए उन्होंने ये भाषा यहाँ पर प्रयुक्त की है। तो सिपाही मोहन को लेकर माल गुजार के पास जाते हैं। गणिका का नृत्य गान हो रहा है उसका समय देखकर सिपाही ने उसे बाहर बैठा दिया। तो इस प्रकार की जो एक स्थिति है पूरी एक स्वाभाविक स्थिति का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है और समाज में जो भी कुछ व्याप्त रहा है वो सब उन्होंने कहा है। एक स्थल पर रमजानी का कथन सुनकर हिंदू बहुएं हंसती हुई चली जाती है जिसे देखकर रमजानी को अपने ऊपर पुनः विश्वास हो जाता है और वह आश्वस्त होकर कहता है अविश्वास मेरे ऊपर करे न तो क्यों कोई कितना इन बहुओं का हंसता चेहरा मेरे लिए बहुत। तो इस प्रकार जो बहुत सारे उदाहरण हैं उनसे सिद्ध होता है कि समाज संबंधी जो सांस्कृतिक चेतना है कितनी गहराई से कितनी उत्कटता से उस समय विद्यमान थी और गुप्त जी की मानसिक और मनोभाव पूर्ण जो मतलब के बातें हैं जो दुखों के असहायों दलितों निर्धनों किसानों के प्रति समर्पित हैं वो भाव उनके काव्य में उतरे हैं। उन व्यक्तियों का दर्द दुख पीड़ाएं और आर्थिक सीमाएं अकिंचनता उनकी असहाय स्थिति ये सब देखकर गुप्त जी दयाद्र होकर द्रवित होते थे और उनकी लेखनी सब कुछ मानो कागज पर उतार दी। तो सियाराम शरण गुप्त जी का जो काव्य है उसमें राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ सामाजिक चेतना व्याप्त है, राजनीतिक चेतना भी व्याप्त है। राजनीतिक चेतना क्योंकि जो वो दृश्य है वो पूरा का पूरा मतलब कि राजनीतिक उथल पुथल का दृश्य रहा है तो इसलिए गुप्त जी के काव्य में वो सब भी देखने के लिए मिलता है। और एक स्थल पर कह रहे हैं युद्ध विजय में होते आए हैं मतलब ये जो दृश्य है मौर्य विजय में गुप्त जी ने इसे दर्शाया है कि ग्रीकों ने चंद्रगुप्त के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया है और चंद्रगुप्त अपने मंत्रियों के साथ ग्रीकों के अवरोध के लिए मंत्रणा कर रहे हैं। अन्य मंत्री अपनी अपनी सलाह देते हैं जिन्हें सुनकर महामाते चाणक्य कहते हैं कि यह ठीक है कि आक्रमणकारी शत्रु से अपनी रक्षा करने में हम सक्षम हैं परंतु शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और ग्रीकों का इतिहास ये रहा है कि वे युद्ध में विजयी होते आए हैं। श्री गुप्त जी ने लिखा है बोले तब चाणक्य यद्यपि कुछ हमें ना भय है अति अजय यह भारत भूमि अब भी निश्चय है किंतु शत्रु को तुच्छ समझकर अपने मन में अनवधान ही वत्स कभी मत रहना। तो ये जो भाव है ये एक जो राजनीतिक परिवेश है उसको उभारते हैं
और ऐसे अनेक चित्र उनके काव्य में प्रदर्शित हुए हैं, परिलक्षित हुए हैं, जिनके द्वारा उनके काव्य में व्याप्त जो राजनीतिक भावना है उसके दर्शन होते हैं। तो जो सियाराम शरण जी का साहित्य है, उस साहित्य में चाहे राजनीतिक चेतना हो, सामाजिक चेतना हो, आर्थिक चेतना हो, सभी दिखाई देती है। आर्थिक चेतना का एक दृश्य है कि अब ना करूंगी, ऐसा एक शीर्षक है कविता का, और उसमें मुखिया नौकरानी की दयनीय स्थिति का चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया है। कहते हैं कि धीरे से वह बोली कंपित स्वर से, आ रहे थे मुझको चक्कर से, नहीं था मेरे घर में नाच, बिना कलेवा किए किसी से आज, आई थी मैं घर, मैंने नहीं किया था जल्दी बना, नहीं मिली थी मुझे मजबूरी कभी। तो ये जो दृश्य है, ये उसके जो विवशता है उसको उपस्थित कर रहा है। और आर्थिक स्थिति, आर्थिक दीनता व्यक्ति को अस्वास्थ्य के समय भी, ना चाहते हुए भी कार्य करने के लिए विवश करती है। तो ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सियाराम शरण गुप्त जी का साहित्य है, उसमें जो भी भाव प्रदर्शित हुए हैं वो अपनी पूरी स्वाभाविकता के साथ प्रदर्शित हुए हैं। और उन्होंने जैसा दृश्य खींचा है उस दृश्य के अनुसार भाषा का प्रयोग किया है, भावों का प्रयोग किया है, शब्दावली का प्रयोग किया है, और उसी दृश्य के और परिस्थिति के अनुसार उन्होंने उसकी तुकबंदी बांधी है। तो सियाराम शरण जी का जो काव्य है वो प्रत्येक दृष्टि से श्रेष्ठ है, और हर रूप में अनेक वैशिष्ट्य से, विषयों के वैविध्य से और अभिव्यक्ति व्यंजना से, अभिव्यक्ति के कौशल से युक्त है। धन्यवाद।